अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? मेरा कैसे होंगे। और तो ये बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि जी जो वीज़ा रिजेक्शन होती है वो क्यों होती है, कि जी इसकी वजूहत क्या होती हैं, वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है पोलैंड का या पोलैंड का किसी भी शेंगन कंट्री का आप समझ लें तो वो सेम ही डॉक्यूमेंट रहते हैं। एक बात याद रखें कि जितनी भी शेंगन कंट्री है इन सब की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सेम ही है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे चेक रिपब्लिक है, चाहे वो लुथानिया है, चाहे वो जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है। तो ठीक है, ये सारी की मतलब जितनी भी मोस्टली कंट्री हैं जो शेंगन जोन में आती हैं, ये सब की सब एक ही जैसी हैं। मतलब अगर आपके पास किसी एक का वीज़ा है तो आप दूसरी किसी भी कंट्री इजीली जा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पोलैंड का वीज़ा है तो मेरे पास 27 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मैं बगैर वीज़ा के कभी भी जा सकता हूँ। जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। ठीक है, जब मैं दिल करे मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ से ट्रेन जाती हैं, आप बाय एयर भी जा सकते हैं। जर्मनी में गया था, बाय एयर गया था, लेकिन यहाँ पे ट्रेन चलती हैं, आप ट्रेन से भी इजीली जा सकते हैं। तो पोलैंड का जो वीज़ा है बेसिकली ये शेंगन जोन में आता है ना, ये पोलैंड तो इतना ही पावरफुल है जितना कि दूसरी किसी कंट्री का पावरफुल होता है। जैसे कि जर्मनी का वीज़ा हो गया, पोलैंड का हो गया, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, लुथानिया, ये सब के वीज़े एक ही जैसे हैं। मतलब इनकी जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग कितना है वीज़ा पोलैंड का, ये सेम एक ही जैसे हैं सबके सब वीज़े। किसी के पास अगर एक वीज़ा है तो समझो उनके पास सारे वीज़े अवेलेबल है। तो अब बात आती है कि ये रिजेक्शन पोलैंड क्यों होती है। ये खाली पोलैंड की नहीं होती, हर कंट्री की सेम रिजेक्शन होती है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी तो। जब अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं बेसिक के अंदर तो आपका कभी वो कोई सवाल पूछ लेते हैं, आपकी कंपनी कहाँ पे है पोलैंड के अंदर, कि आपको पता, वो सिर्फ ये चेक करता है कि बंदा कुछ पता भी है कि ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट लेके आ गया है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपसे कोई सवाल पूछे, लेकिन अक्सर सवाल नहीं पूछते, कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसा कि मैं एम्बेसी में गया था सऊदी अरब में, रियाद की जो एम्बेसी थी, वैसे मैं ओमान में था, ओमान में पोलैंड की जो एम्बेसी वो नहीं है, तो आपको उससे जाना पड़ता सऊदी अरब। और मैं सऊदी अरब गया था अपनी अपॉइंटमेंट के बाद, और मैं वहाँ से तैयारी करके गया था। जब मैं मतलब 10 दिन का टाइम होता है, आपकी जब ईमेल आ जाती है ना कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, उसके बाद 10 दिन का टाइम होता है। तो मैं वहाँ पे 10 दिन मतलब अपनी थोड़ी ट्रेनिंग की, क्वेश्चन आंसर की, कि कौन से तैयारी कर ली मैंने अपनी, कौन से क्वेश्चन और आंसर देने हैं मैंने, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से आंसर करने हैं, क्योंकि मुझे पता थे कि कौन से सवाल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ पे एम्बेसी में गया था मुझसे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। सिर्फ वहाँ पे जो फीमेल थी उन्होंने मेरा वर्क परमिट चेक किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी बाकी डॉक्यूमेंट वो भी साथ ही थे सारे। तो जो डॉक्यूमेंट को नहीं चाहिए थे मुझे उन्होंने उसी टाइम वापस कर दिए। देखिए उन्होंने सभी थे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन रखे नहीं थे। जो मैं बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने रखे थे, कौन से मुझे वापस कर दिए। मेरा सबसे मेन डॉक्यूमेंट था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेरा वो ओमान का रखा ही नहीं उन्होंने सिर्फ देखा, चेक किया, उसी टाइम मुझे वापस कर दिया। ओमान का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो इसलिए होता है कि अपने कोई ऊपर केस तो नहीं है, ओमान पुलिस स्टेशन में मिल जाता है आपको, और बाद में फिर उसको अटेस्टेड करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से। ठीक है, ऐसे ही सब कंट्रियों में जहाँ भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको आराम से पुलिस के सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मुझे भी ऐसे मिल गया था। उसके बाद अप्लाई ऑफ द मंथ था मेरे पास, अप्लाई ऑफ द ईयर भी था, अलग अलग कंपनी से, मतलब जो कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा था वहाँ का, तो वो भी उसे देख के उसी वक्त वापस कर दिए थे। उन्होंने वहाँ पे रखा कौन से डॉक्यूमेंट थे मेरे, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट थी, डमी टिकट थी, इंश्योरेंस थी, उसके बाद मेरा वर्क परमिट था, साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने रखे थे, और ये डॉक्यूमेंट रख के बाकी जो डॉक्यूमेंट साथ में सपोर्टिव लगाए थे, पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा था मेरा, ना मतलब कोई आईडी कार्ड, ना कोई ऐसी कोई चीज़, पाकिस्तान से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था मैंने, उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, तो बाकी जो कुछ लोग कहते हैं स्टडी डॉक्यूमेंट, हाँ उसके साथ स्टडी डॉक्यूमेंट भी अगर ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, वो साथ लगता ही नहीं है, उसे देखते हैं वापस करते हैं उसी वक्त। ठीक है, तो किसी के पास स्टडी डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रिजेक्शन, अब ये बात है रिजेक्शन क्यों आती है। रिजेक्शन हमेशा इसीलिए आती है जब आपके पेपर कंप्लीट नहीं होते, आपकी फाइलिंग सही से नहीं होती, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, तब जाकर रिजेक्शन आती है किसी बंदे की, वरना फर्स्ट टाइम में ही वीज़ा लग जाता है। ठीक है, मेरा वीज़ा फर्स्ट टाइम में लग गया था, मुझे रिजेक्शन हुई नहीं थी। मतलब होता है ना एक बार रिजेक्शन और फिर रीफिल होती है 14 दिन के अंदर, लेकिन मेरा जो वीज़ा था वो फर्स्ट दिन ही, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गया था वैसे में 12 दिन के बाद, तो अप्रूव हो गया था वीज़ा मेरा। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिनके वीज़े नहीं भी लगते, और उनका वीज़ा इसलिए नहीं लगता कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती। लोग अभी हर बंदा कह रहे 9 नंबर 10 नंबर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है जी पोलैंड की एम्बेसी से, वो इसलिए आ रही है जब आप अपनी एनओसी नहीं लगाते। ठीक है, उनको ये पता नहीं चलता कि जी आप अपनी कंपनी से इजाज़तनामा लेके आए हैं या नहीं लेके, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, चाहे वो सऊदीया है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो कुवैत है, उनको पता था इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पड़ा हुआ है, इसका लेबर कार्ड जो है वो अभी तक वैलिड है,
ये किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, ना आपने उस कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट लगाया, ना कोई सर्विस, बेशक सर्विस भी लगा लें, जब एनओसी नहीं लगाई जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, तो फिर कैसे आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा, ठीक है। वो यही समझता कि जिस बंदा कंपनी में काम कर रहा है वहाँ से ज़्यादानामा लेकर नहीं आया, कल को ये पोलैंड जाएगा, वहाँ से भी ज़्यादानामा नहीं लेगा, अपनी कंपनी कहीं और भाग जाएगा ये बंदा। तो एम्बेसी को बेसिकली हमने ट्रस्ट दिलवाना होता है। जो वर्क परमिट होता है वो तो आता है वहाँ से, यहाँ से पोलैंड चला जाता है, वो आपको फुल सपोर्ट करता है, यहाँ पे रहने की सपोर्ट, आपकी कमोडेशन लेटर, आपकी गारंटी लेटर, आपका वर्क, आपका कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ भेजता है यहाँ पे। लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि आप एम्बेसी को ये बता सकें कि जी हाँ मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा मैं लेके आया हूँ, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई किया है। तो एनओसी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए होता, वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है आपका और पैसे, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब अप्लाई करना हो आपने, पैसे और पासपोर्ट। ये आपकी जो आईडी मांगते हैं ना एजेंसियों वाले, आईडी भी नहीं चाहिए होती है, बस वैसे वो फॉर्मेलिटी के लिए मांग लेते हैं, ऐसे आईडी भी नहीं चाहिए होती, आपका वर्क वीज़ा होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन जब आपने एम्बेसी में जाना, आपकी आईडी एक्सपायर ना हो, चाहे वो 1 महीना नहीं पड़ा हो, 2 महीने पड़े हो, लेकिन एक्सपायर नहीं चाहिए बस, ठीक है। आईडी का वर्क परमिट अप्लाई करने से कोई इशू नहीं होता, आपका पासपोर्ट में वो अप्लाई होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, उसके ऊपर नाम होता है, तो वही चाहिए होता है, ठीक है। तो एम्बेसी को आपने यकीन दिलवाना है कि जी हम सही बंदे हैं, ठीक है। अगर एम्बेसी को यकीन हो गया कि आपके डॉक्यूमेंटेशन भी वहाँ पे बताएगी ना, आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपका कवर लेटर है, आपकी सीवी है, अक्सर ऐसा होता है कि सीवी और कवर लेटर भी नहीं लेते वो लोग एम्बेसी के अंदर। मेरा ना कवर लेटर लिया था ना सीवी ली, दोनों चीज़ मुझे वापस कर दी थी उन्होंने। हो सकता है किसी का रख भी लेते हो, लेकिन मैं नहीं श्योर इस बारे में, क्योंकि एम्बेसी के जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो एम्बेसी के जो काम है या उसका प्रोसेस है, वो एम्बेसी भी का जो ऑफिसर होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा कवर लेटर, मेरी सीवी भी उन्होंने मुझे वापस कर दी थी उसी वक्त से, मेरे डॉक्यूमेंट जो मेन थे बस वही रखे थे, ठीक है। तो रिजेक्शन होती है इसलिए जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपको जाने का पता उनको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, फिर आपका वीज़ा 100% श्योर है कि लग जाता है वीज़ा, जैसे कि मेरा लगा था, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट आपके वही ही बताएंगे हर चीज़ वहाँ पे। वो 10 दिन 12 दिन क्यों लेते हैं वीज़ा स्टैंपिंग करने के लिए, क्योंकि इसीलिए कि वो आराम से वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर वो आपका वीज़ा स्टैंपिंग करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू हो भी गया है तो उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वो चेक करेंगे लाजमी। ज़्यादा तो अभी इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन ही वहाँ पे बोलेंगे ना कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, पहले क्या कर रहे थे, आप अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई है नहीं हुई है, ठीक है, ये हर चीज़ को देखते हैं वो लोग। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया कि रिजेक्शन क्यों आती है अलग अलग नंबरों से। कभी किसी की इंश्योरेंस की वजह से आ जाती है रिजेक्शन, इंश्योरेंस नहीं हुई होती, कभी किसी जो एजेंट के बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से भी रिजेक्शन आती है, क्योंकि ये ज़रूरी होती है थोड़े बहुत पैसे आपके अकाउंट में होना। एम्बेसी की जो चेकलिस्ट है वहाँ पे लिखा है नो डिपॉजिट, लेकिन आपके अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए। एम्बेसी ये चीज़ देखती, कल को खुदा न खासा वहाँ जाता है, सो कोई इमरजेंसी बन जाती है, पाकिस्तान आना पड़ता है, या कोई और उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, अगर कंपनी को जॉब पे ना रखे, तो इसके पास कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए कि ये अपने वहाँ पे सर्कल चला सके, मतलब ज़रूरियात पूरी कर सके, ठीक है। बहुत सारे बंदों की इसलिए रिजेक्शन होती है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब तकरीबन मानी 500-600 रियाल, सऊदी का 5000 या 6000 रियाल तक होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर जब भी आप पोलैंड एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी एनओसी सारे डॉक्यूमेंट्स ये आप जमा करवाएं, अपना वर्क परमिट का वीज़ा इंशाल्लाह स्टैंपिंग हो जाएगा। वीज़ा हमेशा चांस रहते हैं इसके स्टैंपिंग होने के, क्योंकि जो यूरोप का वीज़ा वो गल्फ कंट्रियों की तरह नहीं होता बिल्कुल, कि जैसे डन बेस मिल जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये होता ऐसे ही है, हर बंदा जो वीज़ा लगवाता है वो इसी प्रोसेस से आता है, इसमें हमेशा रिस्क थोड़ा रहता ही है लाजमी, लेकिन रिस्क लेंगे तो वीज़ा लगता है, उसके अलावा वीज़ा नहीं लगता। तरीका यही है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई कर लें, वही डॉक्यूमेंट, वही प्रोसेस और वही वर्क परमिट के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सारे आपके सपोर्ट के लिए होते हैं, आपके पास ज़्यादा बस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होंगे तो आप एम्बेसी में जाएंगे, वर्क परमिट होगा तो एम्बेसी में जाएंगे। वर्क परमिट कैसे होगा, अगर अप्लाई करेंगे तो वर्क परमिट आपके पास आएगा। तो ये होता काम ऐसे ही है, इसका कोई दूसरे से एक ही प्रोसेस है, इसका कोई हल दूसरा नहीं है कि कहीं और तरीके से किसी और तरीके से अप्लाई हो जाए या कुछ वीज़ा लगे, नहीं, जो प्रोसेस है वो यही है। तो इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन को जमा करते हुए, उसके बाद फिर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करें और फिर आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का वेट करें। कुछ कहते हैं अपॉइंटमेंट हमारी नहीं आती, अक्सर अपॉइंटमेंट इसलिए जल्दी नहीं आती कि सही से बुक नहीं हुई होती, ठीक है, ये बात याद रखें। अगर सही से बुक है तो वो मिल जाएगी आपको अपॉइंटमेंट। और बहुत सारे बंदे कहते हैं टाइम बहुत लगता है, वेट करना पड़ता है। मेरे भाई आसानी से कोई चीज़ भी नहीं होती, हर एक काम को टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। पहले भी तो गल्फ कंट्री में 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए लगे हुए हैं ना, तो वर्क परमिट अप्लाई करें और भूल जाएं आराम से, उसको जहन में लेके ना आए
तो अगर अप्लाई किया हो फिर आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। सुकून से अपना काम करें, अपना वहाँ पे टाइम आप जो पहले काम कर रहे हैं वही काम करते रहें, ठीक है। जब आपका वर्क परमिट रिसीव हो जाए फिर अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, फिर अपॉइंटमेंट का वेट कर लें। तो अप्लाई करेंगे तो टाइम कम होगा ना मेरे भाई। मैंने खुद जब किसी से पूछा, कोई कहा 6 महीने लग रहे हैं, कोई कहा 8 महीने लग रहे हैं, मैं कहा यार इतना टाइम लगता है इस काम में, ठीक है। लेकिन ये कोई मतलब यूरोप का वीज़ा लेना कोई इतना आसान तो नहीं है ना, फिर वेट तो करना ही पड़ेगा लीगल तरीके से आपने आना है, ठीक है। ये कोई विजिट वीज़ा तो है नहीं कि आपने फाइल बनाई और लगाई और अगले दिन ही ज़्यादा तो रिजेक्शन होती है, फिर कहीं पर तो मिल भी जाता है विजिट वीज़ा, लेकिन ये वर्क वीज़ा है तो इसका हमको टाइम लगता है लाजमी। लेकिन अगर आपने आना है तो मेरे भाई टाइम तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या रूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट काम है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए रिजेक्शन क्यों होती है। रिजेक्शन इसलिए वजह होती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते, आपके जाने का पर्पज उनको समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वही तो बता रहे होते हैं उनको कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिजेक्शन होती है, वरना एम्बेसी को तो कोई जरूरत नहीं है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्शन करे ना। जाहिर बात, आपका वर्क परमिट आपके पास है, एनओसी आपके पास है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, तो आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर जाहिर सी बात आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा ना। लेकिन जो एजेंसियों वाले हैं वो तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी बताते नहीं बंदे को, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन वो कहते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे लोग हैं, ये है वो है। बंदे को कहते हैं कि आपने बस पासपोर्ट देना और पैसे देने हैं, बस हम कर दें सब कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई। आपको अपने जो तरफ से डॉक्यूमेंट देने हैं वो खुद ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। पोलैंड से डॉक्यूमेंट आ गए, लेकिन आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो वो आपने जब पूरे करने हैं तो फिर ही जाकर वीज़ा लगेगा आपका, ठीक है। तो कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पाकिस्तान चाहे वो इंडिया चाहे वो नेपाल बांग्लादेश भी है, चाहे वो नेपाल है या दूसरे गल्फ कंट्रीज भी हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो आपका वीज़ा लग ही जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो पक्की बात आपका वीज़ा रिजेक्शन होगा। और जब भी रिजेक्शन होती है उसके सामने नंबर जो होते हैं 1 से 10 तक नंबर होते हैं रिजेक्शन नंबर, उनके सामने रीजन लिखी होती है कि हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों किया है। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तभी वो रिजेक्ट करते हैं, कोई और मसला हो तभी वो रिजेक्ट करते हैं। फिर आपने क्या करना है, रीअपील करना है 14 दिन के अंदर अंदर। उसके लिए एफिडेविट लगा के उस मसले को हल करके फिर आप रीअपील कर सकते हैं। एक वर्क परमिट पे आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो सकता है अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। लेकिन अगर आपका फिर भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर वो समझ जाए इस बात को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।